हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम फुल प्रिपरेशन की बात आपसे किए थे। जिसमें हमने जो पहला सब्जेक्ट शुरू किया है वो हमारा ज्योग्राफी है और इसमें हम भारत का भूगोल पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस हो या यूपीपीसीएस आरओ हो, उन दोनों में इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन किए जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो तो या तो कॉन्टिनेंट से संबंधित होते हैं, महाद्वीप से संबंधित होते हैं, या फिर आपके जो है कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर से, धाराएं, भूकंप, इस सब सबसे होते हैं। तो जो भारत का भूगोल है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं भूगोल से। जो भी सब टॉपिक, जैसे आरओ में ज़्यादातर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अधिकतम क्वेश्चन आपके 70% जो क्वेश्चन होंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के सेट रहते हैं। बाकी जो 20 से 30% क्वेश्चन है वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के होते हैं। तो उसी एंगल को समझते हुए हमने जो पहले भारत के भूगोल की शुरुआत की है कि आप इसको अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो है आपके लिए कौन से वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक और कौन से क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो भी हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है। वो भी आपको कराया जाएगा, पर वो भारत के भूगोल के कंप्लीट होने के बाद किया जाएगा। तो इसीलिए आप इस सीरीज में बने रहिए। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको फुल प्रिपरेशन करवाने की हम गारंटी ले रहे हैं, और बेहतर से बेहतर कराएंगे। आप सिर्फ हमारी जो है क्लास देखते रहिए, और ये आप खुद आकलन कीजिए कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। इस सीक्वेंस में आप चीज़ें करते रहिए। तो आज की जो क्लास है हमारी वो 10वीं क्लास है, और अभी तक हमने 9 क्लास कर ली हैं। और 9वीं क्लास में मैंने जो आपको बताया था कि हमारा जो अगला प्रोग्राम होने वाला है जो 10वीं क्लास में होगा, वो हमारा आज का टॉपिक जो रहेंगे उसको हमने बोला था कि आज हम थार मरुस्थल पढ़ने वाले हैं। थार मरुस्थल पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक आज हमारा रहेगा वो हमारे द्वीप समूह रहेंगे, जिसमें हम दोनों द्वीप समूह को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार को, और दूसरा हमारा होगा वो होगा हमारा लक्षद्वीप। इन दोनों को आज अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे कि कैसे कैसे इनकी चीज़ें हैं। तो आज के टॉपिक में ये तीनों चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि द्वीप समूह अच्छे से समझना आपको बहुत ज़रूरी है, कि इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। कई बार बच्चे जो है इनको अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए उनकी दिक्कत आती है इन क्वेश्चन को करने में। तो आज हम तीनों को समझेंगे। और आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अपनी और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कर दीजिए, तो उसकी नॉलेज भी उनकी भी बढ़ेगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं थार मरुस्थल को लेकर। पहला टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा थार मरुस्थल रहेगा, और उसमें क्या क्या आपके लिए जानने वाली बातें हैं वो हम समझेंगे। तो पहला टॉपिक आप लिख सकते हैं थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल में आपके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको मैप के जरिए भी समझाऊंगा। और जैसे कि मैंने पिछली बार डायग्राम बनाया था कि हम ये डायग्राम जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे अपने जो है राजस्थान के डायग्राम से एंगल से इसको समझेंगे कि थार मरुस्थल जो है कैसे कैसे इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से मैप बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, और इसको बस एक से रफली बनाइए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। और बाकी आपको ऐसे पूछेगा नहीं, तो बस आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से राजस्थान का जो है मैप है। और मैंने इसमें आपको बताया था कि अरावली पहाड़ियाँ हैं, उसके एंगल से समझेंगे हम, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आप जो है अरावली पहाड़ियाँ ऐसी जो हैं उसकी वजह से उसका जो थार मरुस्थल है या मरुस्थल का जो विस्तार है वो ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ नहीं हो पा रहा है। वो पहाड़ियाँ उसको रोक लेती हैं, उसके विस्तार को। तो इसीलिए ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से अरावली पहाड़ियाँ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनको रोकने में। तो कैसे कैसे कहानी है, क्या क्या है, वो समझेंगे हम। तो ये आपकी जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं अरावली पहाड़ियाँ। ये आपकी कौन सी हैं, तो अरावली है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी आप इसमें समझते रहिए। और हमने जो बात की थी यहाँ पे एक आपकी जो स्नैक पहाड़ी, मतलब हिल स्टेशन या क्या कहते हैं, स्नैक हिल्स है, स्नैक पहाड़ी है, स्नैक हिल्स है। एक सेकेंड, यहाँ पे स्नैक पहाड़ी है, स्नैक हिल है, स्नैक हिल्स है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से जो आपकी लूनी रिवर निकलती है, लूनी नदी का उद्गम होता है यहाँ से। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसमें आप याद रखिए कि लूनी रिवर यहाँ से निकलती है और ये फ्लो इस तरीके से होती है। तो ये लूनी रिवर है आपकी, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते हैं। और थार मरुस्थल जो है इधर भी फैला हुआ है, ये सारा थार मरुस्थल है, ये आप याद रखिए। ये क्या है, आपका थार मरुस्थल है। तो ये पूरा थार मरुस्थल है इधर पश्चिम की तरफ, पूरे राजस्थान में पश्चिम की तरफ। बाकी कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, और इधर आपका हरियाणा, और इधर आपका गुजरात। तो इन 4 राज्यों में इनका विस्तार देखा जाता है मरुस्थल का। इन 4 राज्यों में मरुस्थल का विस्तार देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार आपका कहाँ देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में मिलेगा। इधर आपका कौन सा है, तो आपका पंजाब। इधर आपको हरियाणा में भी कहीं कहीं आपको मरुस्थल का विस्तार मिलेगा। और ये आपका जो है राजस्थान है। और ये आपका कौन सा है, ये आपका गुजरात है। तो ये आप लिख लीजिए आप फुल फॉर्म में। मैं आपको शॉर्ट इसलिए लिखाता हूँ कि शॉर्ट से थोड़ा जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो
पहली बात मैं आपको एक और इसके बारे में अच्छी चीज़ बता दूं कि एक तो पूर्वी विस्तार की बात जो मैंने की कि जो पूर्वी विस्तार है वो आपकी अरावली पहाड़ियाँ जो हैं इसको रोकती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो है सहारा जो मरुस्थल हमारा अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल, उसका ही एक तरह से पूर्वी विस्तार है। तो ये कैसा है कि सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूर्वी विस्तार माना जाता है। वैसे ही आपसे क्वेश्चन करेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछता भी है तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये है। इसके अलावा इसके जो निर्माण का समय अगर आपको पूछता है, जैसे इसके निर्माण का समय की बात करें तो इसके निर्माण के समय की बात करें तो ये आपका जो समय होगा वो होलोसीन समय होता है। होलोसीन काल में इसका जो है निर्माण हुआ था। मैंने आपको पहले बताया है कि होलोसीन और प्लीस्टोसीन जो है वो आपके क्वार्टरनरी के भाग हैं। जो लास्ट वाला हमारा जो है सीनोजोइक का पार्ट है, उसमें से आपके दो पार्ट बनते हैं, एक क्वार्टरनरी होता है, एक टर्सरी होता है। तो क्वार्टरनरी बाद का होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। मैंने आपको विभाजन बताया था जो काल विभाजन का, उसमें मैंने बताया था। तो होलोसीन और प्लीस्टोसीन, तो होलोसीन प्लीस्टोसीन में ये जो आपके देखे जाते हैं, तो इनमें इन दोनों टाइम में इनका निर्माण हुआ। बेसिकली सबसे ज़्यादा इसमें निर्माण हुआ और होलोसीन और प्लीस्टोसीन में, फिर इनका जो है निर्माण अभी चल रहा है। तो इन दोनों में आप मान के चलिए कि क्वार्टरनरी पीरियड में इनका निर्माण शुरुआत हुई, जिसमें होलोसीन मुख्यतः आपके मरुस्थल को देखा जाता है कि थार मरुस्थल का जो विस्तार है, थार मरुस्थल का जो निर्माण है वो इस समय हुआ। इसके अलावा जो मैंने आपकी दूसरी बात इसमें की है कि लूनी रिवर जो आपकी हिल स्टेशन से निकलती है, तो थार, अगर क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता है कि थार मरुस्थल से बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी यही लूनी रिवर मानी जाएगी कि आप इसमें आंसर लगाइएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र को मरुस्थल जब कब घोषित करते हैं, यानी कब कहा जाएगा कि वो जो है एरिया मरुस्थल है, तो कुछ आपको दिमाग में रखने वाली बातें आपके लिए हो सकती हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर जिस एरिया में 25 सेंटीमीटर से जो वार्षिक वर्षा होती है वो कम हो रही है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, पहली बात, तो वो क्षेत्र मरुस्थल में आते हैं। दूसरी बात आप इसमें जान लीजिए कि जो है, पहली बात ये हो गई, और उसका विस्तार जो होता है वो, दूसरी बात इसमें होती है, तो दूसरी होती है कि वो वहाँ पे बालू की मात्रा जो है आपको अधिक मिलेगी। तो पहली बात ये होगी कि 25 सेंटीमीटर से जहाँ भी कम वर्षा होती है वो क्षेत्र जो होते हैं वो आपके मरुस्थल के क्षेत्र कहे जाते हैं। तो आपको पता है कि आपके जो थार मरुस्थल है उसमें कई प्रकार के जो हैं आपके दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि एक अर्धचंद्राकार का जो है दृश्य देखा होगा आपने, जो वो इस तरीके से होता है, जो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से बालू के आपने देखे होंगे कि वो जो है पवनों के जरिए जब पवनें चलती हैं इस एरिया में ऐसे करके, तो उस तरीके से जो है ये डायरेक्शन जो पवनों की है वो इस तरीके से होती है, क्योंकि जब हवाएं इधर से चलती हैं तो इधर जो है वो इस तरीके का शेप बना देती हैं, आर्क टाइप का, अर्धचंद्राकार शेप बोलते हैं इसको। तो कैसे शेप बोलते हैं इसको? अर्धचंद्राकार। इसको अर्धचंद्राकार जो है इसका आकार बोलते हैं, आकार होता है। और कहीं कहीं इनको बालू का स्तूप भी बोलते हैं, तो बालू का स्तूप भी इनको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिए। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि एक अर्धचंद्राकार। अब ये आप साइंस पढ़े होंगे, तो इधर वाला जो एरिया होता है वो उत्तल ढाल होता है, एक तरह से उत्तल ढाल को दिखाता है, और इधर का जो एरिया होता है वो आपका अवतल ढाल को दिखाता है, ये अवतल ढाल को दिखाता है। तो इस तरीके से आप समझिए। ये तो आपकी कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी विंड डायरेक्शन, यानी कि आपकी ये विंड डायरेक्शन है, हवाओं की जो है दिशा है, ये पवनों की दिशा को दिखा रहा है। तो ये बालू का स्तूप होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर जो है मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, मैंने आपको बताया कि पहली बात ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 4 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा बताया कि लूनी रिवर जो है वो सबसे बड़ी इसमें लंबी नदी है, और होलोसीन में इसका निर्माण हुआ है। कुछ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें जो आपकी कुछ झीलें पाई जाती हैं, तो लवणीय झीलों के नाम लिख लीजिए, जो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते रहते हैं। तो कुछ लवणीय झीलें भी आपको याद रहनी चाहिए। तो इस तरीके से जो इसमें कुछ झीलें हैं, जैसे डीडवाना झील आपने देखा हो, सुना होगा, सांभर झील, इसके अलावा कुचामन झील, तो कुचामन झील, फिर पंचपद्रा झील। तो इस तरीके की कुछ झीलें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, कुछ झीलें इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे इस एरिया से करते रहते हैं मरुस्थल से। पहली बात आपको मैं बता दूं, यहाँ का जनघनत्व भी आप लिख लीजिए। जनघनत्व, चूँकि आर के क्वेश्चन में एक मतलब और यूपी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था कि जनघनत्व जो है कितना था यूपी मरुस्थल का। एक सेकेंड, जनघनत्व आपसे पूछा जाता रहता है, तो इसका जनघनत्व यानी विश्व में सबसे ज़्यादा, एक बात लिख लीजिए कि विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व भी यहीं पे पाया जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व आपको थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल जो भारत का थार मरुस्थल है उसमें देखा जाता है या होता है, देखा जाता है। और कितना है अगर ये पूछते हैं तो 83 किलोमीटर पर किलोमीटर में होता है। यानी कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं वही उस एरिया का जनघनत्व माना जाता है। तो 1 किलोमीटर पे निकालते हैं कि उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं। तो 83 लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, इसीलिए इसका जनघनत्व जो है वो 83 है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। किलोमीटर स्क्वायर में, सॉरी, तो 1 किलोमीटर के जो एरिया, अब स्क्वायर में ही नापते हैं, आप सभी जानते हैं। एक किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसको हम जनघनत्व बोलते हैं। तो जो थार मरुस्थल है उसका जनघनत्व जो होता है वो 83 है, तो वो आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ याद रख लीजिए, इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो एक तरह से एक पक्षी पाया जाता है, उसको आप सभी ने नाम सुना होगा, इसको घोड़ावन, या इसका एक और नाम होता है जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से सुना होगा। इसी को हम सोन चिरैया भी बोलते हैं, तो आप सभी सोन चिरैया से तो कम से कम परिचित होंगे। तो ये एक ही पक्षी के नाम है, ये भी एक पक्षी है और ये आपको इसी जो है मरुस्थल में देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके मरुस्थल से संबंधित थी। मैप के जरिए आपने समझा कि 4 राज्यों में इसका जो है फैलाव है, 4 राज्यों में ये फैला हुआ है, और जो सब सर्वाधिक इसका जो फैलाव है आपके राजस्थान में है। और इसका जो आपने देखा कि मरुस्थल कब किसको बोलेंगे, इसके अलावा थार मरुस्थल की विशेषता जानी, इसमें झील जान रहे हैं, जनघनत्व जान रहे हैं, और कौन सा पक्षी जो है आपको मिलेगा वहाँ पे देखने को। तो एक तरह से ये जो पक्षी आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं कि आपका जो द्वीप समूह का पार्ट है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए आपको 1-2 क्वेश्चन हर एक में देता है, और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि द्वीप समूह हर एक की बस की बात नहीं है कि उसको पढ़ लें, समझ लें, या कोई भी टीचर वो पढ़ा ले। पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको जो सिंपली समझा सके, आसानी से समझा सके, वो ज़्यादा अच्छा टीचर माना जाता है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतर तरीके से चीज़ें समझा सकूँ, आप अच्छे से समझ जाएँ, जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लें। तो मैं इसमें कामयाब समझूंगा अपने आप को कि मैंने आपको समझाने में आप कामयाबी हासिल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वीप समूह को मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो हमने जैसे बात की है कि 2 भागों में इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला भाग तो हम अंडमान निकोबार को समझेंगे और दूसरा हम समझेंगे आपका लक्षद्वीप को। ठीक है, तो पहली शुरुआत हमारी जो रहेगी वो हमारे अंडमान निकोबार से रहेगी। इसके इन सब दोनों के बारे में कुछ बेसिक बात बता दूं कि हमारे भारत में वैसे तो 608 जो है द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं से ये मिलके बने हैं। लेकिन किस में कितने हैं उन पे थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अंडमान निकोबार पहले बताऊंगा, फिर लक्षद्वीप बताऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि अंडमान में जो टोटल जो द्वीप हैं वो 572 हैं। ये जो है 572 द्वीप समूह का, ये द्वीपों का समूह है। पहली बात आपको जानने वाली है कि इसमें जो है 572 द्वीप समूह हैं। तो इसमें 572 हैं और इसमें कितने हैं आपके 36 द्वीप समूह हैं। ये कितने द्वीपों का समूह है? ये 36 द्वीपों का समूह है। ये आपको याद रखना है, पहली बात इसमें जानने वाली है दोनों के बारे में। दूसरी बात, ये जो आपका अंडमान निकोबार है वो कैसे निर्माण हुआ है इसका, तो निर्माण की अगर बात कर लें तो इसका निर्माण जो है आपका विवर्तन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी हुई तो उसके जरिए इनका निर्माण हुआ है। तो कैसे लिखेंगे कि विवर्तनिक जो क्रिया होती हैं, विवर्तनिकी क्रियाओं से इनका निर्माण हुआ है, क्रियाओं से निर्मित है। तो कैसे निर्मित है? विवर्तनिकी क्रियाओं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक एक्टिविटी से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से इनका निर्माण हुआ है, विवर्तनिकी क्रियाओं से इनका निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। इनका निर्माण कैसे हुआ है ये आपको पूछता है, तो इनका निर्माण आप सभी जानते होंगे कि इनका निर्माण जो है आपके जो कोरल होते हैं, जो प्रवाल भित्ति होती हैं, तो इस तरीके से लिखिए कि मूंगा जीवों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। मूंगा जीवों द्वारा निर्मित होते हैं ये। ठीक है, तो मूंगा जीवों द्वारा ये निर्मित होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो कोरल बोलते हैं, आप पढ़े होंगे कोरल द्वीप, कोरल
जो होते हैं वो समुद्र में, उनके बारे में हम बताएंगे आपको, और वीडियो भी बनाएंगे उस पर। उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होते हैं कोरल, कैसे मूंगा बनते हैं, कैसे मूंगा जीव होते हैं। तो कोरल एक जीव होते हैं, उनके बारे में चर्चा होगी, लेकिन उनके द्वारा जो बनता है वो लक्षद्वीप बना है आपका, ये आपको याद रखना है। और ये मैंने विवर्तनिक प्लेट की क्रिया जो बता रहा हूँ, मैंने पहले जब हिमालय का आपको पूर्वांचल पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि जो आपकी भारतीय प्लेट थी और इधर आपकी जो थी बर्मा प्लेट थी, वो दोनों के जो अभिसरण से क्या हुआ, जो है अभिसरण हुआ था, तब जो है इसी के अभिसरण से, दोनों प्लेटों के अभिसरण से समुद्र में जो है वो जो हिमालय का पार्ट था वो ऊपर उठ गया था। इन दोनों का जो प्लेट थी और उनके टकराने से जो अवसाद थे वो ऊपर आए, और उनसे जो है ये छोटे छोटे द्वीप का निर्माण हुआ, और इन्हीं को हम अंडमान निकोबार द्वीप जानते हैं जो आज के हैं। तो एक तरह से अभिसरण क्रिया से इनका निर्माण हुआ है, किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। पहली बात आप समझ गए। दूसरा, अब ये कुछ बेसिक बातें आपने जान ली हैं इनके बारे में। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा अंडमान निकोबार के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो एक तरीके से ये हम अब पढ़ने वाले हैं, एक बाई वन करके हम पढ़ेंगे इसको, देखते हैं क्या है इनमें चीज़ें आपके जानने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये जो पढ़ाने वाला हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एकदम आँखों में बस जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और ये हम जो पूरा पढ़ने वाले हैं वो द्वीप समूह को हम मैप के ज़रिए समझेंगे। तो मैं आपके लिए पहले मैप बनाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं। पहले आप इस तरीके से मेरे साथ जो है मैप बना लीजिए। जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे जो है आप कोशिश करिएगा कि वैसे ऐसे आप बनाते रहें। वैसे वैसे आप बनाते रहिए। मैं सबके नाम लिखने वाला हूँ पहले, इस तरीके से जितना मैं गैप दे रहा हूँ, जैसे जैसे बना रहा हूँ आप उसी तरीके से कोशिश करिएगा कि आपके ये बने स्ट्रक्चर। एक सेकंड, वैसे ही बनने चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इसमें गैप कम कर लेते हैं। हाँ, वैसे ही आप बनाएं। एक इधर से शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आप बनाते रहिए, और मैं पूरे सबके नाम लिखने वाला हूँ कि कौन क्या है, कहाँ है, कैसे है। ठीक है, ये आप 7 जो है छोटे छोटे द्वीप बनाइए। वैसे तो कई सारे हैं, उनके बारे में अलग अलग से हम बताएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हमें पढ़ना है उनके बारे में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे इसमें जो है इसका नाम हम लिखते हैं सबसे ऊपर वाले का, इसको उत्तरी अंडमान बोलते हैं। इसका क्या नाम है, उत्तरी अंडमान इसका नाम है पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या नाम है, इसका मध्य अंडमान नाम है, इसका नाम है मध्य अंडमान। इसके बाद इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। और ये आपका हो गया जो है लास्ट में, वो है आपका छोटा, या इसको लिटिल अंडमान भी बोलते हैं। इसको लिटिल अंडमान नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से 4 जो हैं आपके उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और आपका छोटा या लिटिल अंडमान बोला जाता है। ये आपको याद रखना। अब हम अंडमान हो गया, अब हम निकोबार के नाम लिख लेते हैं। इधर से लिखिए, ये आपका जो होता है वो आपका कार निकोबार होता है, निकोबार। ठीक है, इसके बाद आपका लिटिल निकोबार आता है, इसके बाद आपका लिटिल निकोबार आता है, और फिर जो है लास्ट वाला आपके लिए वो आपका ग्रेट निकोबार है। ये आपका ग्रेट निकोबार है। तो इस तरीके से आप ये है बना लीजिए, और इसके जो बीच में क्या क्या है उसके पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस तरफ जो है अंडमान, वो म्यांमार का एक द्वीप है जिसको हम कोको द्वीप बोलते हैं। इसको हम कोको द्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोको द्वीप बोलते हैं। इसको कोको द्वीप बोलते हैं। ये किसका है तो आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, म्यांमार का है। किसका है ये, म्यांमार का है। अब क्योंकि मैंने ये क्यों बनाया है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इसके बीच में आपके लिए क्या जानने वाली बात है। इसके बीच में समुद्र है, पहली बात, यानी इस समुद्र में चैनल जिसको बोलते हैं। चैनल क्या होता है, जो पानी का बड़ा एरिया होता है, जो 2 द्वीप समूह को या 2 स्थलों को, जो लैंड भूमि होती है उनको अलग करता है, उसको हम चैनल, कई बार जल संधि
इस तरीके के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो चूँकि थोड़ा चौड़ा है इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कोको चैनल का नाम देते हैं। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है कि कोको चैनल जो है वो किस किस के बीच में है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन करता है तो कोको चैनल आपको लगाना है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में जो है वो आपका कोको चैनल है। फिर आप यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ जानने वाली है कि यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, इसमें वो उसका नाम जो है वो लैंडफॉल द्वीप है। तो ये भी ये आपके भारत का है, इसलिए आप लिख लीजिए ये लैंडफॉल द्वीप है और ये भारत का है। ये आप ध्यान रखिए, लैंडफॉल द्वीप है और ये आपके इंडिया का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके इंडिया का है इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप पहले से डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको इसमें और चीज़ें बताते जाता हूँ। एक तो पहली, अब दूसरा जो आगे बढ़ते जाइए और ये बनाइए, यहाँ पे जो है ये आपका कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल आपने पढ़ा होगा। तो 10 डिग्री चैनल जो आपका है वो ये है। 10 डिग्री चैनल जो है आपका ये है, जो किस किस के बीच में है, तो आपका लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बीच में भी एक जो है आपका पास है, इसके बीच में भी एक पास है जिसको हम दक्कन पास या दक्कन पास भी बोलते हैं। दक्कन पास या इसको चैनल नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से अब दक्कन पास जब पूछता है तो आप लगाएंगे कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो है आपका दक्कन पास है। ये आपको इसमें लिखना है। दूसरी बात, अब इसके बारे में और लिखते हैं थोड़ा सा पतला करके कि अब ये सारी चीज़ें हो गई। इस पर एक पीक है, यह मैं आपको बता दूं, इस पर एक पीक है जो आपके क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती रही है। तो इस पीक का नाम लिख लीजिए। इस पीक का नाम क्या है, इसको सभी जानते हैं, आप लोग सुने होंगे, सैडल पीक जिसको बोलते हैं, इसको सैडल पीक बोलते हैं। सैडल पीक इसका नाम होता है। ठीक है, इसको सैडल पीक बोलते हैं और इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो 738 मीटर है। तो 738 मीटर की ऊंचाई पर सैडल पीक आपकी जो है वो आपके उत्तरी अंडमान पर है। तो सबसे ऊंची अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी यही है आपकी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसी में बात करते हैं। पहले एक एक द्वीप को लेके चलेंगे कि क्या क्या उसके बारे में जान सकते हैं, क्या जानने वाली बातें हैं। तो उत्तरी अंडमान में एक नदी बहती है जो सबसे बड़ी नदी भी है आपकी पूरे अंडमान निकोबार की। तो एकमात्र नदी भी है, ये मान लीजिए ये एकमात्र नदी है। पहली बात, एकमात्र नदी जो है आपकी कौन सी है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एकमात्र नदी है वो आपके अंडमान निकोबार की, जिसका नाम होता है कालपोंग नदी। तो कालपोंग नदी जो है आपकी एकमात्र नदी है अंडमान निकोबार की, कालपोंग नदी। ठीक है, बाकी समुद्र है चारों तरफ। एकमात्र नदी उत्तरी अंडमान पर एकमात्र नदी कालपोंग नदी है और इसी पे एक जल विद्युत परियोजना भी शुरू करी गई है जिसको कालपोंग जल विद्युत परियोजना बोला जाता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाता है कि एकमात्र नदी कौन सी है, तो कालपोंग नदी है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपकी सैडल पीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ये मध्य अंडमान है आपका, जो मध्य अंडमान है वो अंडमान निकोबार का क्या है, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको लिखना है, सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरी बात आप इसी में लिखनी है कि ये भारत का भी क्या है, भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है मध्य अंडमान के लिए को लेके कि पहली बात होती है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरी बात, भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो आपका मध्य अंडमान है। ठीक है, अब इसकी क्या है, अब हम दक्षिणी अंडमान की बात करें तो दक्षिणी अंडमान को लेके क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसी पे आपकी जो है राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। तो पहली बात तो आपकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो किस पे है, तो आपकी दक्षिणी अंडमान पे है, पहली बात। और आपको पता है पोर्ट ब्लेयर, इसको पोर्ट ब्लेयर के बारे में मैं कुछ चीज़ आपको लिख देता हूँ इधर, जो आप लिख लीजिए, वहाँ पे स्पेस कम है तो मैं उस पर चर्चा करूँगा इसीलिए। तो आप पोर्ट ब्लेयर को लेके आपके पेज, अगर आपके पास पेज है उसी में जगह है तो आप उसी में लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी जगह की कमी है तो मैं इधर लिखता हूँ। तो पोर्ट ब्लेयर को लेके क्या बातें हैं, पहली बात तो ये राजधानी है अंडमान निकोबार की। दूसरी बात, यहाँ पे ही आपकी जो है सेल्यूलर जेल जो थी, काला पानी की सज़ा जो होती थी वो यहीं पे जेल थी।
काला पानी की सज़ा क्या थी कि आपको अंडमान निकोबार के वाली जेल में भेज दिया जाएगा, उसी को काला पानी की सज़ा बोला जाता था। तो सेलुलर जेल जो है आपकी वो यही है, और इसी में जो जेल में जो कैदी आते थे उनको कहा जाता था कि इनको काला पानी की सज़ा हो गई है, काला पानी की सज़ा। तो ये यहाँ कुछ केस, वो जो सज़ा होती थी वो किसी और टाइप नहीं होती थी, सिर्फ एक द्वीप पर भेज देते थे जिससे वो ना तो भाग सकता था ना कुछ कर सकता था, इसीलिए उसको काला पानी की सज़ा बोला जाता था। और सेल्यूलर उस जेल का नाम था जो अंडमान निकोबार पे थी। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में ही एक और चीज़ जान लीजिए कि यहीं पे आपका वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पे आपको पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पोर्ट ब्लेयर को लेके बातें थी। दूसरी बात पोर्ट ब्लेयर को लेके क्या है कि इसके जो उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पूर्व में आपको एक ऐसे करके उत्तर पूर्व में यहाँ पे एक द्वीप है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक द्वीप है ये, इसका नाम है बैरन द्वीप। और ये एकमात्र जो है एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। तो एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी जो है एकमात्र, वो बैरन द्वीप कहाँ पे है? तो दक्षिणी अंडमान के उत्तर पूर्व में है। यानी दक्षिणी अंडमान से इसकी जो दूरी है वो 135 किलोमीटर की है। 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ बैरन द्वीप है, वो आपका जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये बातें कुछ इसको लेके थी। फिर हम बात करते हैं इसके बाद दक्कन पास हो गया आपका, फिर हो गया आपका लिटिल अंडमान, उसके बीच में हमने बात की आपके 10 डिग्री चैनल की, फिर कार निकोबार की, और फिर लिटिल निकोबार। इस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अब इसके बीच में क्या है, मैं इस पे जाता हूँ ग्रेट निकोबार पे, जो आपके लिए है। पहली बात तो मैंने इस पे बताया था, पहली बात मैंने आपको इस पे बताया था एक पहली परिचय वाली वीडियो में। यहीं पे हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहीं पे हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भी आपका जो है कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार पे है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ग्रेट निकोबार पे एक चोटी है, यहीं पे एक चोटी है, इस चोटी का क्या नाम है? ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखनी है कि माउंट जो है माउंट थूलियर। तो माउंट थूलियर एक चोटी है जो इस पे सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी, जो जिसकी ऊंचाई जो है आपकी 642 मीटर की है, 642 मीटर की है। वो आप ध्यान रखिए कि 642 मीटर की ऊंचाई की आपकी माउंट थूलियर है, वो आपके ग्रेट निकोबार पे है। तो अंडमान निकोबार की कौन सी हो गई? तो अंडमान निकोबार की दूसरी आपकी जो सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो सेकंड ये है सबसे हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक जो है आपकी वो ये है। इसके अलावा सैडल पीक जो मैंने इधर लिखी थी सबसे ऊंची चोटी है। तो हाईएस्ट पीक जो है आपकी वो ये है सैडल पीक 738 मीटर, और दूसरी आपकी हो गई आपकी माउंट थूलियर। अब हम कुछ एक और द्वीप उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बैरन द्वीप से ही आगे, या एक तरह से मध्य अंडमान के आगे, यहाँ पे एक सेकंड मैं आपके लिए पीले रंग से करता हूँ, आप बना लीजिएगा कि यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक और द्वीप है जिसको आपको जानना चाहिए, और इसका नाम जो है वो मैं इधर लिखता हूँ। इस द्वीप का नाम, एक सेकंड, इस द्वीप का नाम जो है वो आपका नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप। इसके बारे में मैं नीचे लिखता हूँ कि क्या है इसकी कहानी। तो एक तो मैंने आपको बताया, एक सेकंड, एक बताया मैंने कि बैरन द्वीप जो है आपका वो क्या है? आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, पहली बात ये मैंने बताया था। और ये क्या है? मैंने बोला कि ये एकमात्र भारत का है, एकमात्र सक्रिय है, एकमात्र है। दूसरा मैंने आपको लिखा कि नारकोंडम द्वीप जो है वो क्या है? तो ये नारकोंडम द्वीप या नारकोंडम ज्वालामुखी भी बोलते हैं। तो ये क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी मैं अब जब आपको पढ़ाऊंगा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं तब बताऊंगा, फिर भी आपको बताता हूं कि सुषुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं वो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो अभी फटे नहीं है, यानी पहले कभी उसमें उद्गार हुआ था लेकिन अभी उनमें उद्गार नहीं होता है, लेकिन कभी भी उनमें उद्गार होने की संभावना रहती है। ऐसी ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। सक्रिय ऐसे होते हैं जिनमें लगभग एक अंतराल में इसमें जो है ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, उनको एक्टिव बोला जाता है। और जो मृत होते हैं वो
एक टाइम पे हुए थे, अब उनमें होने की संभावना नहीं रहती है, उनमें ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना बिल्कुल समाप्त होती है, तो उसको हम मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। अब अंडमान के बारे में और क्या जानने वाली बातें हैं, तो इसमें जनजाति को लेके क्वेश्चन करते रहते हैं, यहाँ पे कौन सी जनजातियाँ आपको देखी जाती हैं। तो कुछ जनजातियों को जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पूछी जाती रही हैं, वो आप यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ। एक तो जारवा जनजाति, इसमें दूसरी है ओंग जनजाति, तीसरी होती है सेंटनलीज जनजाति, सेंटिनलीज। इसके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा सोम्पेन जनजाति। तो कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां इस तरीके से आपसे इससे पूछते रहते हैं। एक दो और हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जारवा, ओंग, सेंटनलीज, सोम्पेन जनजातियों के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा इसके बारे में और जान लीजिए कि यहाँ पे कुछ द्वीप हैं जिनके नाम 2018 में बदले गए थे, वो भी आपको लिख लेने चाहिए। तो द्वीप के नाम परिवर्तन जो हुए वो भी आपको लिखने चाहिए कि वो किस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो पहला मैं आपको लिखता हूँ कि रॉस द्वीप, जिसका नाम बदल कर रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये सब के सब जो हैं 2018 में बदल दिए गए। तो दूसरा जो जिसका नाम बदला गया उसको हैवलॉक द्वीप बोलते थे पहले, लेकिन अब इसका नाम जो है वो स्वराज द्वीप नाम है इसका, अब इसको बोला जाता है स्वराज द्वीप। और तीसरे का जो नाम बदला गया उसको नील द्वीप बोलते थे, और इसका जो नाम बदल के रख दिया गया है वो शहीद द्वीप रखा गया है। तो 2018 में ये सारे नाम जो हैं चेंज कर दिए गए थे। अब जो मैं एक और बात बता दूं कि एक इस पे चोटी हुआ करती थी, वो माउंट हैरियट थी। तो माउंट हैरियट एक चोटी थी, वो इसका नाम भी बदल दिया गया है, और नाम बदलकर वर्तमान में इसका नाम जो है वो आपका माउंट मणिपुर जो है नाम रखा गया है। तो ये मणिपुर राज्य नहीं है, ये अंडमान निकोबार में एक चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट मणिपुर। तो ये आपको याद रखना है कि माउंट मणिपुर अब जो नाम माउंट हैरियट का नाम रखा गया है। अब हम बात कर लें एक और टॉपिक की, इसमें मतलब एक और पॉइंट की, कि एक इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, आप लिखिए कि एक सेकंड मैं पूरा लिखता हूँ कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, ऐसा अगर पूछा जाता है, सबसे बड़ा यूटी पूछते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, अंडमान निकोबार लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, अंडमान निकोबार ही लगाइएगा। अब एक लास्ट इसमें मैं एक पॉइंट बताता हूँ, फिर हम लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। इसमें जितनी जानकारियाँ हो सकती थी हमने जान ली। इस द्वीप पर क्या है, द्वीप पर कुछ चट्टानें या कुछ प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनको जान लीजिए। इसमें इस चट्टान यानी कि अंडमान निकोबार पे बलुआ पत्थर आपको देखने को मिलेगा, चूना पत्थर के खनिज मिलेंगे और सेल मिलेंगे आपको। चूना पत्थर एंड सेल जो होते हैं, तो वो आदि की जो है चट्टानें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आदि की चट्टानों की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप जो है चट्टानों की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे अंडमान निकोबार से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, माउंट थूलियर को लेके, पीक को लेके, पॉइंट को लेके, इसका विभाजन कैसे कैसे है उसको लेके, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने सारी जान ली हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इससे। अब हम हल्के रूप में जो है लक्षद्वीप को भी समझ लेते हैं, और फिर आज के हमारे टॉपिक होंगे ख़त्म। फिर कल हम अपने नए टॉपिक्स भारत की जलवायु से शुरुआत करेंगे, तो तब आप तैयार रहिएगा। अभी हम लक्षद्वीप को समझते हैं और आज अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। तो लक्षद्वीप को जान लीजिए, लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं या किस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। पहली बात तो मैं बता दिया है आपको। पहली बात तो ये किससे निर्मित है, तो प्रवालों से निर्मित है। तो प्रवालों से क्या है, ये निर्मित द्वीप है। तो प्रवालों से निर्मित द्वीप है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो केरल यानी कि मुख्य भूमि, इस भारत की मुख्य भूमि, और वहाँ भी केरल के तट से क्या है, इसका दूरी देखी जाए तो केरल के तट से ये 220 से लेकर 440 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है।
दूरी पर स्थित है, यानी कि जिसमें अलग अलग द्वीप हैं तो उनकी सबकी जो है वो लेंथ अलग अलग है, इसीलिए इसकी रेंज जो है 220 से 440 किलोमीटर के बीच में है। दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो कुल क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, तो 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इस पे कितने द्वीप हैं जिसकी हमने बात की थी, तो इस पे कुल द्वीप कितने हैं, तो कुल द्वीप आपके 36 हैं। कितने हैं, 36। 32 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसको आप सिर्फ डायग्राम से समझिए, क्योंकि कई बार सिर्फ आपको डायरेक्शन और डायग्राम से इसके चीज़ें पूछता है। तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो बना देता हूँ, आप इसी तरीके से बनाइए। इस तरीके से आपको बनाने हैं, इस तरीके से आपको बनाने हैं। तो ये आपका जो हो गया, और एक आपका इधर है। तो अब मैं आपको बता दूं ये मैं क्या बनाया हूं और क्या क्या है इनके नाम। तो ये जो आपका द्वीप है, इसका नाम आप लिख लीजिए। कई बार पूछते हैं कि इसको चैटलेट द्वीप भी बोलते हैं, इसको चैटलेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कदमत द्वीप। कदमत द्वीप। तो मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, द्वीप आप अपने से समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसको बित्रा द्वीप बोलते हैं, इसको बित्रा बोलते हैं, इसको कदमत नाम हो गया। और ये जो आपका है, ये जो आपका है, एक सेकंड, ये वाला और ये वाला, इनको दो समझिए। इसको बोलते हैं अमीनी द्वीप, इसको बोलते हैं अमीनी द्वीप, इसको अमीनी द्वीप बोलते हैं, अमीनी द्वीप। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अगाती बोलते हैं, इसको अगाती द्वीप बोलते हैं। और ये जो आपका है, इस पे क्या है, आपकी राजधानी है, और वो कौन सी है, तो आपकी कवरत्ती जो है राजधानी, जो लक्षद्वीप की राजधानी, वो आपकी कवरत्ती है। तो राजधानी है ये, क्या है, राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। अब ये जो बड़ा सा है द्वीप, उसका क्या नाम है, तो इसको एंड्रोट द्वीप बोलते हैं, इसको एंड्रोट द्वीप बोलते हैं। और ये जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब ये हो गए। इसको और लिख लीजिए, इसको बोलते हैं कालपेनी द्वीप, इसको कालपेनी द्वीप बोलते हैं, कालपेनी द्वीप बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक जलीय क्षेत्र है, जिसका क्या है कि इसको 9 डिग्री चैनल बोला जाता है। 9 डिग्री चैनल जो आपका है वो है, जो आपका लक्षद्वीप, पूरा लक्षद्वीप, और उसके बाद जो आपका अमीन द्वीप जो आपका है, मिनिकॉय द्वीप, वो अलग होता है। तो मिनिकॉय द्वीप जो है वो 9 डिग्री चैनल से मुख्य लक्षद्वीप से अलग होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो चैनल है वो कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है। तो 9 डिग्री की अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं, इसमें लिखूंगा नहीं, कि इसके जो अमीन द्वीप के बाद जो होता है उसको 8 डिग्री बोलते हैं। 8 डिग्री आपको किससे अलग करता है, वो मालदीव से अलग करता है लक्षद्वीप को, यानी मिनिकॉय को। तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से 8 डिग्री जो है आपका उत्तरी अक्षांश जो होती है वो अलग करती है। उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी पहले ही में, कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो दूसरी बात, ये मिनिकॉय जो आपका है वो सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि सेकंड सबसे बड़ा द्वीप है। किसका सेकंड लार्जेस्ट द्वीप है, वो आपका लक्षद्वीप का है। तो पूरा ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका लक्षद्वीप का है, ये ध्यान रखिए। तो सेकंड लार्जेस्ट, पहला आपका हो गया एंड्रोट द्वीप, ये एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, पहली बात। और दूसरा कौन सा है, मिनिकॉय। तो ये आपके 2 पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और मैप से कई बार पूछता है कि कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का है, कौन सा नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको इसमें बता दिए कि कौन से हैं। तो ये कवरत्ती आपको ध्यान रखना है इसका, इस पर आपका जो है जो आपकी इसकी राजधानी है। बाकी इसका 36 किलोमीटर जो है, 36 द्वीप है, 32 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इतनी आपकी केरल तट से इसकी दूरी है। और प्रवालों से ये मूंगा चट्टानों से, मूंगा से निर्मित है। लक्षद्वीप के बारे में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और हमारी जो है भारत का जो मोटा मोटा पूरा पार्ट था वो हमने समझ लिया। अब हम कल का जो अगली वीडियो में हमारी 11वीं क्लास होगी वो हमारी 11वीं क्लास भारत की जलवायु को लेके होने वाली है। तो भारत की जलवायु को हम कल अच्छे से समझेंगे और तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देखिए, समझिए, पूरा आप कोर्स करिए इसका। आपको पूरा ज्योग्राफी या हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपको आर ओ और UPPCS यहाँ तक UPSC तक एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। तो इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए, करते रहिए इनको, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे जो NCERT प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर और अच्छा करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो आप उससे करिए। अगर UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 365 PT 365 वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वो भी आप कर लीजिए। और तो उससे क्या होगा, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको PT 365 पढ़ना है। तो चलिए कल हम फिर मिलते हैं भारत की जलवायु को लेके और उसको समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कभी किसी वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।